नाउ इन योर बुक्स ट्रस्ट एंड सोसाइटी एक साथ कंबाइन करके दिया है, ठीक है। बट ट्रस्ट एंड सोसाइटी दोनों का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो नेचर अलग अलग होता है तो ऑडिट की कंसिडरेशंस भी अलग अलग हो जाते हैं, इसके लिए मैंने दोनों टॉपिक के लिए सेपरेट ये बनाया हुआ है। तो देखो सोसाइटी क्या होती है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जहां पर आपका घर है, वो भी आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटीज, ये सब क्या होते हैं, दीज आर सोसाइटीज। तो इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिखने पर ध्यान मत दो, मैं नेक्स्ट टाइम से स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी, ठीक है। सो कोऑपरेटिव, अगर सपोज आप सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हो तो पहले देखना कि सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी बना ली और अपने हिसाब से चलाएंगे, उसका ना लीगल फ्रेमवर्क बड़ा होता है। तो हर एक सोसाइटी का ना, सोसाइटी का याद रखना, हर एक राज्य का अपना खुद का एक्ट होता है, ठीक है। और हर एक सोसाइटी को अपने ही स्टेट के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र के जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो महाराष्ट्र के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो किसी और स्टेट के नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट के अब वो उनको ये दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है कि यू कैन मेक योर ओन एक्ट अबाउट द, कि वो सोसाइटी का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी लीगल फ्रेमवर्क में क्या बोला कि देखो, पहली बात तो कोई भी सोसाइटी होती है ना, ट्रस्ट के केस में तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे। ट्रस्ट के केस में चला गया, ट्रस्ट वाला जो टॉपिक है उसका लीगल फ्रेमवर्क ट्रस्ट वाला, तो वहां हमने ध्यान देना है। सोसाइटी होगी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। फिर अगर सपोज कोई सोसाइटी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती है। मालूम है सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है, एनपीओ वगैरह सेक्शन 8 में क्लासिफाई। तो अगर सपोज आप क्या क्या है, यू आर ऑल्सो सोसाइटी, बट यू आर एनपीओ एंड यू आर ऑल्सो सोसाइटी नेचर, तो आप इंश्योर करना कि सेक्शन, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, it can be a NPO in the company's legal form and it has to register under section 8 of Companies Act 2013, ठीक है। फिर आता है कोई भी सोसाइटी होती है ना, उसको भी टैक्स पे करना पड़ता है। सो टैक्स सोसाइटीज को ये नहीं मिला हुआ है, दे आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। सो सोसाइटी को अगर टैक्स पे करना है तो उनको ना कुछ रियायतें दी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में उनको रजिस्टर करना पड़ता है, बोल करके कि हम सोसाइटी हैं, हमको वो फ्लेक्सिबिलिटी दो। हर एक सोसाइटी दो बार रजिस्टर करवाती है। एक बार तो अपने जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रजिस्टर करवाती है, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो स्टेट का जो होता है। फिर उसको वो बेनिफिट, इनकम टैक्स के बेनिफिट लेने की, इनकम टैक्स के बेनिफिट में ना उनके बहुत सारे इनकम माफ हो जाते हैं। तो वो क्या करती है, सेक्शन 12 AA करके आई थिंक वो रजिस्ट्रेशन होता है ऑफ इनकम टैक्स, उसके अंदर सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सोसाइटीज है, एनपीओ वगैरह हो गए, उनको क्या मिलता है, उनको भी फंडिंग मिलती है, और उनको फंडिंग बाहर से भी आती है। तो अगर कोई सोसाइटी है जिसको फंडिंग बाहर देश से आ रही है, तो उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उनके भी नियम कानून, लीगल फ्रेमवर्क कंप्लाई करना पड़ता है। आर वी ऑल क्लियर, राम? एक सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 लग सकता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और अगर वो सोसाइटी को बाहर देश से डोनेशन वगैरह कंट्रीब्यूशन आता है तो उसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में भी रजिस्टर करवाना होगा। तो पहले तो ये तो हो गया कि कौन सा लीगल फ्रेमवर्क क्या है। अब एज एन ऑडिटर हमको क्या याद रखना है, तो ऑडिटर के कंसिडरेशन ये होते हैं, ये कुछ 8 कंसिडरेशन, ठीक है। पहला तो देख लेना कि उसके वो कहां कहां पर रजिस्टर्ड है, लाइक कौन से एक्ट के अंदर। उसका लेजिस्लेशन क्या है वो देख लो। अगर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर है तो सोसाइटी इनकम टैक्स का है, तो वो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 कंपनी है, तो आप देख लो क्या है वो, ठीक है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा उसका लेजिस्लेशन क्या है। दूसरा, क्यों बनी है वो सोसाइटी, ऑब्जेक्ट होता है ना हर एक सोसाइटी का। वो उसके मेमोरेंडम या बायलॉज में पढ़ करके ना, किस लिए वो सोसाइटी बनी है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वहां से पता चलता है। सोसाइटी अक्सर अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनती है। जो हाउसिंग सोसाइटीज रहती है, वो हाउसिंग सोसाइटी क्यों बनती है, क्योंकि उसमें ही रहने वाले जो मेंबर्स है, वो वहां जिनके घर है, वो अपार्टमेंट है, फ्लैट है उस सोसाइटी के, उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है। वैसे सोसाइटीज होती हैं जो ट्रेड वगैरह में काम करती है, कि भाई बाहर के लोगों को कुछ माल नहीं बेचेंगे, बट हम माल लेकर के आएंगे और फिर उसको मैन्युफैक्चर या जो भी करना है, ट्रेडिंग करना है, और अपने ही सोसाइटी के मेंबर्स को सस्ते दामों में बेचेंगे।
ऐसे बहुत सारे हर स्टेट में इस टाइप के सोसाइटीज वगैरह रहते हैं, आपने भी सुने होंगे, ठीक है। तो ये देखो, अगर सपोज फॉरेन कंट्रीब्यूशन सोसाइटी का आता है, तो एज एन ऑडिटर हमको देखना है कि एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर 2010 के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या उसने इनकम टैक्स एक्ट की, अगर उसको इनकम टैक्स का बेनिफिट लेना है, जो इनकम टैक्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इनकम वगैरह बहुत सारी माफ रहती है, उसके लिए क्या उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर किया है? क्या वो सोसाइटी इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करती है? क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर से फॉलो करती है? क्या उस सोसाइटी के ऊपर कोई इंक्वायरी या रेड पड़ा है? इनकम टैक्स एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का अंदर किसी का कोई इंक्वायरी चल रहा है? और क्या वो सोसाइटी कोई इलीगल एक्सपेंडिचर करती है क्या? कितने इजी पॉइंट्स है ये, कोई भी चेक करेगा। आप ही मुझे ये सिखा सकते हो 2 सेकंड के बाद में। जस्ट रीड इट आउट, इट्स वेरी इजी। कोई डाउट है तो पूछो। डन है, इजी है, लिख लोगे?